अंधेरी रात, पेड़ों की सरसराहट, हवा में अजीब सी गूंज। कैमरा धीरे धीरे एक पुरानी हवेली पर झूम करता है। टूटी खिड़कियां, जंग लगा गेट और अंदर से आती हुई चीखों जैसी आवाज। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो अभी इस वीडियो को रोक दें, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ डर नहीं, आपके शरीर में सिहरन डाल देगी। स्वागत है रोशान हॉरर स्टोरी चैनल में, जहां हर कहानी आपको मौत के और करीब ले जाती है। पहाड़ों के बीच गहरी घाटियों में घिरा हुआ एक किला था, कौंडनगढ़ किला, जिसे लोग कभी पूरे साम्राज्य का गर्व कहते थे, और अब डर की एक ऐसी जगह जहां हवा भी कदम रखकर कांप उठती थी। कहते हैं जिस रात लाल चांद निकले, किले की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक औरत की चीखें सुनाई देती हैं। लोगों ने सुना है, पर किसी ने कभी देखा नहीं, क्योंकि जो भी देखने जाता है वह लौटकर कभी नहीं आता। दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के 4 छात्र आदित्य, तन्वी, समर और कृष्णा अपनी डिग्री के लिए भारत के खोए हुए किलों की प्राचीन रहस्यमयी कथाएं पर शोध कर रहे थे। उनके प्रोफेसर डॉनवर और शिवांश ने उन्हें एक पुरानी किताब दी, कौंडनगढ़ का श्राप। किताब का पहला पेज ही भय पैदा कर देने वाला था। किला इंसानों द्वारा नहीं छोड़ा गया, किले ने खुद उन्हें भगा दिया। बात इतनी सरल नहीं थी। किताब में उस किले में हुई एक राजकुमारी की हत्या, काली विद्या, श्राप और एक ऐसा अधूरा कर्म लिखा था जिसे पूरा करने के लिए वह आत्मा आज भी भटक रही थी। आदित्य ने कहा, हमें यही किला चुनना चाहिए, यह हमारे रिसर्च का बेस्ट टॉपिक होगा। तन्वी ने किताब बंद कर दी। उसके चेहरे पर हल्की चिंता थी। यह जगह अजीब लगती है। किताब में जो लिखा है वह सिर्फ कहानियां नहीं लगती। लेकिन बाकी तीनों तैयार थे, शोध का जुनून और रोमांच का लालच। उन्हें वहां ले जाने वाला था जहां जाना उनके लिए कभी सही नहीं था। 3 दिन बाद वे पहाड़ों के बीच बसे कौंडनगढ़ गांव पहुंच गए। गांव की हवा में एक अजीब सन्नाटा था। लोग अजनबियों को देखकर भी डरते हुए लग रहे थे। जब उन्होंने स्थानीय दुकान से पानी खरीदा, दुकानदार ने पूछा, कहां से आए हो बच्चों? आदित्य, दिल्ली से, किले की रिसर्च करने आए हैं। दुकानदार का चेहरा सफेद पड़ गया। कौन सा किला? कौंडनगढ़ किला। उसने तुरंत बोतलें वापस अपनी ओर खींच ली। ना जाओ बाबू, रात में तो बिल्कुल मत जाना। किले में वो औरत, वह कांपने लगा। समर थोड़ा मुस्कुराया। आप लोगों की अंधविश्वासी बातें। दुकानदार ने तेज आवाज में कहा, अंधविश्वास नहीं, हकीकत है। इस गांव में पिछले 40 साल से कोई भी इंसान किले की सीमा पार करके वापस जिंदा नहीं लौटा। तन्वी का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन रिसर्च को लेकर वे सब बहुत जिद्दी थे। उन्होंने टैक्सी किराए पर ली और आगे पहाड़ की ओर चल पड़े। किला कई घंटों की चढ़ाई के बाद दिखाई दिया। काले पत्थरों से बना महाकाय ढांचा, कटी फटी दीवारें, टूटी खिड़कियां और ऊंची मीनारें जो बादलों में गायब हो जाती थीं। किला किसी जानवर की तरह पहाड़ पर बैठा था, चुप लेकिन हमेशा घूरता हुआ। तन्वी ने फुसफुसाकर कहा, हवा ठंडी नहीं है, डर लग रहा है। आदित्य, आज हम सिर्फ बाहर से नोट्स बनाएंगे, अंदर कल जाएंगे। उन्हें नहीं पता था कि किला किसी के आने का इंतजार कर रहा था और उसने अपने मेहमानों को देख लिया था। वे किले के करीब बनी एक पुरानी कोठी में ठहरे, जिसे कभी सैनिकों के लिए बनाया गया था। रात 11 बजे जब सब सो रहे थे, तन्वी की नींद अचानक खुली। कमरे में किसी के चलने की आवाज आ रही थी, खर खर, फर्श जैसे खिस रहा हो। वह उठकर बैठी। अंधेरा घना था। उसने टॉर्च जलाई। कुछ नहीं था, लेकिन आवाज अब भी आ रही थी, कमरे के बाहर के गलियारे से। डर के कारण वह नींद खो चुकी थी। वह धीरे से उठी, दरवाजे को खोला और टॉर्च गलियारे में घुमाई। लंबा खाली गलियारा, टूटी तस्वीरें और धूल की मोटी परत पर आवाज। अचानक आवाज बंद हो गई और तभी उसी गलियारे के सबसे आखिरी कोने से एक धीमी कांपती हुई आवाज गूंजी, कोई है? मेरी मदद करो। तन्वी का दिल धड़कना भूल गया। आवाज एक औरत की थी, लेकिन वो औरत दिखाई नहीं दे रही थी। टॉर्च की रोशनी जैसे जैसे उस कोने के पास पहुंच रही थी, आवाज और नीची होती जा रही थी। मेरी मदद, मुझे बाहर निकालो।
तन्वी डर के मारे दौड़कर अपने कमरे में आ गई और दरवाजा बंद कर लिया। सुबह जब उसने सबको बताया, आदित्य ने कहा, शायद हवा थी। किला पुराना है, वहां ऐसी आवाजें अक्सर आती हैं। लेकिन तन्वी की आवाज कांप रही थी। वो कोई इंसान नहीं था। अगली सुबह चारों किले की मुख्य दीवार तक पहुंच गए। किला पास से और भी डरावना लग रहा था। लोहे का विशाल दरवाजा आधा टूटा हुआ, जालीदार खिड़कियों में अंधेरा, मीनारों पर उड़ते काले कौवे। आदित्य ने सबसे पहले कदम अंदर रखा। खर्रर, दरवाजा अपने आप थोड़ा और खुल गया। किले की हवा बेहद ठंडी थी, जैसे कोई बर्फीला तूफान अंदर बंद हो। अंदर जाते ही उन्हें एक विशाल दरबार दिखाई दिया। टूटी मूर्तियां, फटी हुई दीवारें और बीच में पत्थर का सिंहासन। समर ने तस्वीरें खींचना शुरू किया। तभी थप थप थप, ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। किला पूरी तरह खाली था, कोई नहीं था। फिर भी ऊपर कोई था। उन्होंने सोचा शायद कोई बंदर होगा, लेकिन आवाज बहुत भारी, इंसानी कदमों जैसी थी। आदित्य ने कहा, चलो पहली मंजिल देखने चलते हैं। सीढ़ियां में पुरानी थी, हर कदम पर धूल उड़ती थी। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते, आवाज गायब हो रही थी। पहली मंजिल पर लंबे गलियारे थे और दृश्यों पर उकेरी गई राजकुमारी की मूर्तियां। तन्वी ने एक मूर्ति पर हाथ रखा। मूर्ति ठंडी थी, लेकिन जैसे ही उसने हाथ हटाया, मूर्ति की आंखें लाल चमक उठी। एक पल के लिए तन्वी सदमे में पीछे हट गई। समर हंसा, हेलुसिनेशन होगा, किले के अंदर अंधेरा है। लेकिन तन्वी कुछ कह नहीं पाई। कुछ देर बाद उन्हें एक पुरानी लाइब्रेरी मिली। सैकड़ों फटी किताबें, टूटे पन्ने और बीच में एक पुरानी डायरी। आदित्य ने उसे उठाया। पहला पन्ना पढ़ा। मैं राजकुमारी रत्नगंधा। अगर ये डायरी किसी के हाथ लगे तो समझ लेना मैं मर चुकी हूं, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी इस किले में कैद है। सबकी सांसें थम गईं। डायरी में लिखा था, राजकुमारी रत्नगंधा अपने राज्य की सबसे सुंदर और दयालु राजकुमारी थी, लेकिन उसके सौतेले चाचा को राज्य चाहिए था। उन्होंने उसे तांत्रिकों की मदद से मारने की योजना बनाई। मरने से पहले राजकुमारी को किले की तीसरी मंजिल के काले कमरे में बंद कर दिया गया। उसे जिंदा जलाया गया और उसकी आत्मा वहीं फंस गई। कहानी पढ़ते पढ़ते तन्वी की आंखें भर आईं। आदित्य बोला, अगर ये कहानी सच है तो हमें तीसरी मंजिल जरूर देखनी चाहिए। तन्वी ने तुरंत कहा, नहीं, वहीं से तो रात को आवाज आई थी। लेकिन शोध के लिए बाकी 3 मजबूर थे और किले का श्राप अब उनके इतना करीब आ चुका था कि पीछे हटना असंभव था। सीढ़ियां और टूट चुकी थीं। दीवारों पर काली कालिक जमी थी, जैसे यहां किसी को सच में जलाया गया था। तीसरी मंजिल अंधेरी थी, इतनी अंधेरी कि टॉर्च की रोशनी भी निकल जाती थी। और तभी एक ठंडी हवा उनके सामने से गुजरी, लेकिन वहां कोई नहीं था। गलियारे के अंत में एक कमरा था। दरवाजे पर ताले नहीं थे। दरवाजा अपने आप थोड़ा खुला हुआ था। आदित्य ने उसे धकेला। कमरा अंदर से बिल्कुल काला और बीच में सफेद कपड़ों में बैठी एक परछाई। तन्वी चीख पड़ी। परछाई खड़ी हुई, धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ने लगी। टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। चेहरा जल चुका था, आंखें नहीं थीं, मुंह आधा पिघला हुआ, और वह धीमी आवाज में बोली, मुझे छोड़ दो। चारों डर के मारे पीछे भागे, लेकिन कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और गलियारा अचानक धुएं से भर गया। समर ने चिल्लाया, नीचे भागो। मरते मरते वे सीढ़ियों तक पहुंचे और पहली मंजिल की ओर भागे। घंटों तक वे कांपते रहे। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। अध्याय 7, किले का सच। शाम को किले के बाहर एक बूढ़ी औरत मिली। उसका नाम रुक्मिणी था। उसने कहा, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। राजकुमारी की आत्मा अभी भी वहीं है। आदित्य ने हिम्मत करके पूछा, क्या वो प्रतिशोध लेना चाहती है? रुक्मिणी रो पड़ी। नहीं बेटा, वो बदला नहीं चाहती, वो सिर्फ मुक्ति चाहती है। औरत ने असल कहानी बताई। राजकुमारी रत्नगंधा तांत्रिक विद्या का शिकार हुई थी। मरते वक्त उसने किला नहीं, अपने परिवार को पुकारा था, लेकिन तांत्रिकों ने उसके अंतिम क्षणों को श्राप में बदल दिया। वो किसी को मारती नहीं, वो सिर्फ मदद मांगती है, और जो उसे नहीं समझ पाता वो डर से मर जाता है। तन्वी की आंखों में आंसू आ गए। रुक्मिणी ने बताया
कि उसे मुक्त करने का एक ही तरीका था, काले कमरे में जाकर उसकी आखिरी अधूरी इच्छा पूरी करनी होगी। राजकुमारी के पास एक मोहर लगी अंगूठी थी जिससे वह अपने पिता को आखिरी संदेश देने वाली थी। वह अंगूठी अब भी उसी कमरे में है। अंगूठी लाकर उसकी अस्थियों के पास रखना होगा, लेकिन यह करना आसान नहीं था क्योंकि काला कमरा किसी को आसानी से अंदर नहीं जाने देता। अगली रात लाल चांद का समय था, वही रात जब राजकुमारी की आत्मा सबसे ज्यादा अंश शक्तिशाली होती है। चारों ने तय किया कि वे आज सब खत्म करेंगे। वे किले में घुसे। पूरा किला लाल चांद की रोशनी में खून जैसा दिख रहा था। काले कमरे तक पहुंचना बहुत कठिन था। चीखें, परछाइयां, टूटी मूर्तियां, हर तरफ अजीब हरकतें हो रही थीं। अचानक समर हवा में उठ गया जैसे किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली हो। धमाका, वह दीवार से टकराकर गिरा। आदित्य ने चिल्लाया, ये आत्मा हमला नहीं कर रही, ये हमें रोक रही है। तन्वी ने रोते हुए कहा, वह नहीं चाहती कि कोई मर जाए। आखिरकार वे काले कमरे में पहुंचे। कमरे के केंद्र में राख पड़ी थी, शायद राजकुमारी की, और ठीक उसके पास धूल में आधी दबी सुनहरी अंगूठी। तन्वी ने अंगूठी उठाई, लेकिन तभी कमरा बंद हो गया और उसी क्षण राजकुमारी की वही परछाई सामने प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा कम भयावह था। आंखों में दर्द था। तन्वी ने कांपते हुए कहा, हम तुम्हें मुक्त करने आए हैं। परछाई धीरे से सिर झुकाकर खड़ी रही। तन्वी ने अंगूठी उसकी राख के पास रख दी। अचानक पूरा कमरा सफेद रोशनी से भर गया। चीखें बंद हो गई, हवा रुक गई, अंधेरा गायब हो गया और राजकुमारी की परछाई धीरे धीरे मिटने लगी। उसकी आखिरी आवाज थी, धन्यवाद, मैं मुक्त हो गई। और फिर कमरा फिर से शांत हो गया। श्राप टूट चुका था। चारों किले से बाहर आए। सूरज उग चुका था। कौंडनगढ़ गांव के लोगों ने 40 साल बाद पहली बार किले की तरफ से आती हुई शांति महसूस की। शोध पूरा हुआ। उन्होंने किले का सच दुनिया को बताया। लेकिन आखिरी मोड़ अभी बाकी था। जब वे दिल्ली वापस लौट रहे थे, तन्वी ने अपनी जेब में कुछ महसूस किया। वह वही सुनहरी अंगूठी थी जिसे उसने कमरे में छोड़ दिया था, लेकिन अंगूठी पर अब एक नई आकृति बनी थी। एक महिला मुस्कुराती हुई और नीचे छोटा सा लिखा था, तुम्हारा कर्जा अभी बाकी है। कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि श्राप भले टूट गया हो, लेकिन किला अभी भी खड़ा है और उसके अंधेरों में कई ऐसी आवाजें छिपी हैं जो आज भी मुक्ति का इंतजार कर रही हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस कहानी तक पहुंच गए तो समझ लीजिए कि आपका दिल दूसरों से थोड़ा ज्यादा बहादुर है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हर हफ्ते आपके लिए आती है एक नई डरावनी सिहरन भरी कहानी। अगली वीडियो तक अपनी खिड़कियां बंद रखें, लाइट्स ऑफ ना करें और याद रखें, डर कभी भी कहीं भी आपके पीछे खड़ा हो सकता है। अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो ये कहानी सुनने से पहले अपने कमरे की लाइट जला लीजिए, क्योंकि यहां हम डर की उन परतों को खोलते हैं जिन्हें देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। आप देख रहे हैं आपके चैनल का नाम रियल हॉरर स्टोरीज, जहां हर कहानी, हर आवाज, हर साया सच और कल्पना की सीमा को तोड़ देता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हिम्मत हो तो इस वीडियो को पूरा देखें। शहर से दूर एक सरकारी मर्दाघर, जगह छोटी थी पर उसका नाम बड़ा, पुराना सरघाट मर्दाघर। यहां कभी भी कोई नाइट ड्यूटी करना नहीं चाहता था। कारण एक ही, रात के बाद यहां मृत लोग अकेले नहीं होते। रिपोर्ट्स कहती थीं कि रात 2 बजे के बाद यहां किसी के चलने, सांस लेने और कभी कभी रोने की आवाज सुनाई देती थी। कुछ कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी थी, कुछ पागल हो गए थे। एक तो बिना कपड़ों के सड़क पर दौड़ते हुए मिला, बड़बड़ाता हुआ। वो चलती थी। लेकिन आज इस मर्दाघर में नई नाइट ड्यूटी शुरू होने वाली थी और वह आदमी था अंबरीश। अंबरीश 32 साल का था। वह मेडिकल कॉलेज से निकला था, लेकिन किस्मत ने उसे अस्पताल नहीं, मर्दाघर में ला खड़ा किया। उसके साथ ड्यूटी पर एक और आदमी था
दारोगा हरीश, जो पिछले 7 सालों से यहां काम कर रहा था और इस जगह की हर चीख, हर गंध और हर साए को जानता था। शाम के 8 बजे दोनों मर्दाघर की इमारत में दाखिल हुए। यहां 3 कमरे थे। पोस्टमार्टम रूम स्टोरेज, जहां फ्रीजर में मृत शरीर रखे जाते हैं, पुराना आइस स्टोर रूम जिसे किसी कारण बंद कर दिया गया था, और एक लंबा अंधेरा ठंडा कॉरिडोर। हरीश बोला, सुनो अम्बरीश, रात 1 बजे के बाद इस कॉरिडोर में मत निकलना। लाइट्स जल भी रही हों तो भी नहीं। अम्बरीश हंस पड़ा। सर, भूत नहीं होते, ये सब दिमाग का वहम होता है। हरीश ने घूर कर कहा, मैंने भी यही सोचा था। रात के 11 बजे तक सब सामान्य रहा, लेकिन 11:18 पर फ्रीजर नंबर 7 का अलार्म बज उठा। फ्रीजर का अलार्म तब बजता है जब कोई अंदर से छेड़छाड़ करे या दरवाजा थोड़ा भी खुले। अम्बरीश ने धक्का दिया। फ्रीजर बंद था। फिर अलार्म क्यों? अंदर से ठंडी हवा बाहर निकल रही थी। अम्बरीश ने टॉर्च जलाई। अंदर एक महिला की लाश रखी थी। आयु लगभग 24 से 25। चेहरा प्यारा था, पर आंखें खुली हुई। लाश की आंखें खुली नहीं रहती, वे बंद कर दी जाती हैं। अम्बरीश बोला, इसे रात में लाया गया था? हरीश ने सिर हिलाया। नहीं, दिन में। तब इसकी आंखें बंद थीं और यह दरवाजा बिल्कुल सील था। अचानक महिला की उंगली हल्की सी कांपी। अम्बरीश ने दहशत में फ्रीजर का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। हरीश बोला, यह सब यहां होता है, पर यही सिर्फ शुरुआत है। मर्दाघर में एक नियम था, 1 बजे के बाद पोस्टमार्टम नहीं होता। पूरा बिल्डिंग खाली, शांत और ठंडी हो जाती। लेकिन आज 1:13 सुबह कॉरिडोर से किसी के चलने की आवाज आई। ठुक 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 ठुक, धीमी धीमी, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। अम्बरीश ने टॉर्च उठाई। हरीश चीखा, रुको, मत जाओ। लेकिन अम्बरीश चला गया। कॉरिडोर में अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में धुआं जैसा कुछ तैर रहा था। सामने पुराने आइस स्टोर रूम का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उस दरवाजे पर 4 बड़े बड़े निशान थे, जैसे किसी ने पंजे मारे हों। अम्बरीश ने दरवाजा धकेला। अंदर सिर्फ काला अंधेरा, लेकिन अगले ही पल ठंडा हाथ उसके कंधे पर पड़ा। वह घूम गया, पर पीछे कोई नहीं था। हरीश कांपते हुए बोला, 2 बजे के बाद यहां एक लड़की जागती है। 7 साल पहले उसकी लाश फ्रीजर में रखी गई थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। अम्बरीश ने पूछा, यह किसकी लाश थी? हरीश बोला, उसी की जिसका शरीर फ्रीजर नंबर 7 में है। अम्बरीश का दिल जोरों से धड़क उठा। हरीश आगे बोला, वह अपनी मौत नहीं मानती। उसे लगता है वह अभी भी जिंदा है और वह नाइट शिफ्ट वालों को अपने साथ ले जाती है। अम्बरीश बोला, लेकिन मुझे तो उसकी उंगली हिलती दिखी। हरीश ने कहा, वह लाश नहीं है, वह प्रतीक्षा है, किसी के आने की, किसी के साथ जाने की। थप्पप। स्टोर रूम के अंदर किसी ने जोर से जंजीर खींची। अम्बरीश को एक पुरानी डायरी मिली, जिस पर लिखा था, नाइट ड्यूटी डॉ विभोर 2014। डायरी खोलते ही पहली लाइन, अगर मेरी मौत के बाद यह डायरी मिले तो इस जगह की रातों से दूर भाग जाना। डायरी में लिखा था, रात में फ्रीजर नंबर 7 खुद खुलता है। एक लड़की सफेद अस्पताल गाउन में दिखाई देती है। वह नर्सिंग रूम के शीशे में खड़ी मुस्कुराती है, पर असल में वहां कोई नहीं होता। 2:15 पर कोई धीमे पैर से कॉरिडोर में चलता है, और अगर कोई उसे देख ले तो वह दोबारा इंसानों के बीच नहीं लौटता। अम्बरीश डायरी पढ़ ही रहा था कि पेज तेजी से खुद ही पलटने लगे। एक पेज पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, वह अब मेरे पीछे खड़ी है। और उसी पल अम्बरीश ने बर्फ जैसी ठंडी सांस अपने कान के पास महसूस की। 3:03 सुबह फ्रीजर नंबर 7 का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर वही लड़की, एकदम जड़ सफेद गाउन में, पर आंखें इस बार बहुत बड़ी बड़ी खुली हुई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो किसी इंसान की नहीं हो सकती। वह धीरे धीरे गर्दन को टेढ़ा करते हुए बाहर उतरने लगी। अम्बरीश पीछे हट गया। लड़की ने उसकी ओर देखा और फुसफुसाई, तुम देर से आए, मैं इंतजार कर रही थी। फिर उसकी हड्डियों में कड़क कड़क आवाजें होने लगी, जैसे उसकी रीढ़ मोड़ रही हो। उसकी उंगलियां लंबी होने लगी, नाखून बढ़ने लगे।
त्वचा फटने लगी। वह इंसान नहीं, कुछ और थी। अम्बरीश जोर से चिल्लाया। भागते हुए अम्बरीश पुराने आइस रूम में घुस गया। अंदर भयानक ठंड थी, पर अंदर कुछ और भी था। दीवार पर खून से लिखा था, वह जिंदा है और तुम भी रहोगे जब तक वह चाहे। कमरा अचानक बंद हो गया। टॉर्च बंद, सांसें तेज, अंधेरे में किसी के पांव घसीटने की आवाज, फिर एक लड़की की हंसी, धीमी, खतरनाक। तुमने मुझे देखा, अब तुम नहीं जा सकते। वह ठीक पीछे थी। अम्बरीश ने चीख मारी और दरवाजा तोड़कर बाहर भागा। हरीश ने उसे पकड़ा। तुम भी मर जाओगे अगर भागे बिना सब जानने की कोशिश करोगे, अम्बरीश ने चिल्लाकर पूछा। वह लड़की कौन थी? हरीश ने गहरी सांस ली। 7 साल पहले एक लड़की की मौत ऑपरेशन टेबल पर हुई थी, पर उसके परिवार ने कहा वह अभी भी सांस ले रही थी। डॉक्टरों ने ध्यान नहीं दिया, उसे मृत घोषित कर दिया। लड़की का गला सुनवाई के दौरान हिल रहा था, पर सबने उसे इग्नोर कर दिया। वह मरी नहीं थी, उसे जिंदा ही फ्रीजर में डाल दिया गया था। उसका गुस्सा, उसका दर्द, उसकी आखिरी सांसें सब इस इमारत में फंसी रह गईं। और आज वह हर नाइट शिफ्ट वाले को उसी दर्द में घसीटती है, क्योंकि उसके लिए किसी ने भी मदद नहीं की थी। लड़की कॉरिडोर में खड़ी थी, चेहरा आधा इंसानी, आधा भयानक। फर्श पर पैर घसीटती हुई वह आगे बढ़ी। हवा जम रही थी, लाइटें झपक रही थीं, फ्रीजरों के अंदर धड़े हिल रहे थे। अम्बरीश बोला, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारी मौत का सच दुनिया को बताऊंगा। लड़की रुक गई, उसकी आंखों में पानी आ गया, चेहरा नरम पड़ा, लेकिन अगले ही पल नीचे की ओर से चीख निकली। उसके पैर मुड़ने लगे, शरीर मोड़ खा गया, दांत बाहर निकल आए। अब वह इंसान नहीं थी, वह अपने दर्द का रूप थी। वह अम्बरीश पर झपटी। अम्बरीश ने नर्सिंग रूम का शीशा तोड़कर खुद को अंदर फेंका। लड़की कांच के दरवाजे पर चढ़कर झुक गई। तुम भी मुझे अकेला छोड़ दोगे? अम्बरीश चिल्लाया। नहीं, मैं सच बताऊंगा। लड़की रुक गई, फिर उसने धीरे से कहा, तो जाओ, जियो, मुझे आजाद करो। और धुआं बनकर गायब हो गई। सीटी बजी। मॉर्निंग शिफ्ट आ चुकी थी, लेकिन जब वे अंदर आए तो उन्होंने देखा फर्श पर खून, दीवार पर लिखावट, टूटी चीजें और अम्बरीश बेहोश पड़ा। लड़की की लाश गायब, उसे कभी नहीं पाया गया। लेकिन उस रात के बाद फ्रीजर नंबर 7 कभी नहीं खुला और नाइट शिफ्ट में कोई आवाज कभी सुनाई नहीं दी, मानो लड़की आखिरकार आजाद हो गई हो। लेकिन कभी कभी कॉरिडोर में 2:13 पर कोई धीमे कदमों से चलता है, और अगर कोई बाहर झांक ले उसे एक लड़की दिखाई देती है, सफेद गाउन में, शांत, मुस्कुराती हुई, जैसे कह रही हो, मैं यहां हूं लेकिन अब अकेली। अगर आप ये वीडियो यहां तक देखकर पहुंचे हैं तो यकीन मानिए आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो अंधेरे से भागते नहीं, उसे आंखों में देखकर आगे बढ़ते हैं। ये कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन रात की खामोशी में जो साए चलते हैं वो कभी खत्म नहीं होते। अगर आपको ये डर अपनी नसों तक महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम हर बार अंधेरे की एक नई परत खोलते हैं। तब तक अपनी खिड़कियां बंद रखें, लाइट्स चालू रखें और याद रखें, अंधेरा कभी अकेला नहीं होता। कहते हैं रात सबसे लंबी तब होती है जब मंजिल कहीं दिखाई नहीं देती और रास्ता आपका नाम लेकर पुकारता है, लेकिन कभी कभी रास्ता पुकारता नहीं, वो फुसफुसाता है, और जब आप उसकी फुसफुसाहट सुन लें तो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचता। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोशन हॉरर स्टोरी में। मैं हूं रोशन और मैं लेके आता हूं आपके लिए वो खामोशी का पल जिनसे आप अनजान रहते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सबसे पहले मेरे द्वारा लाई गई स्टोरी आपको मिल सके। और सुनिए बेहद डरावनी कहानी जिन्हें आपने कभी ना तो सुनी होंगी और ना ही देखी होंगी। तैयार हो जाइए आज की कहानी के लिए, लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है एक ऐसे ही रात के सफर की है। एक सफर जो बस शुरू हुआ था,
लेकिन खत्म कभी नहीं हुआ। सर्दियों की रात थी, हवा में हल्की नमी थी और दूर पहाड़ों पर बर्फ की चादर चमक रही थी। लाल कोठी नाम के छोटे से पहाड़ी कस्बे में शाम जल्दी ढल जाती थी। रात के 9:30 बज रहे थे और बस स्टैंड लगभग खाली हो चुका था, मगर अरविंद अभी भी खड़ा था। अरविंद दिल्ली का एक 27 वर्षीय फोटोग्राफर, जिसे पहाड़ी गांवों की लोक कथाओं पर एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। आज उसे जुगरा घाटी पहुंचना था, एक ऐसा गांव जहां अजीब घटनाओं की कहानियां उस घाटी की ठंडी हवा की तरह हमेशा बहती रहती थीं। समय तेजी से निकल रहा था। आखिरी बस स्टैंड में सीटी मारते हुए दाखिल हुई। बस पुरानी थी, नीली, खड़खड़ाती हुई और देखने में ऐसी कि जैसे किसी भूत या फिल्म में ही इस्तेमाल होती हो। ड्राइवर ने बस का दरवाजा खोला और कड़क आवाज में बोला, जुगरा घाटी आखिरी बस, चढ़ना है तो चलिए। अरविंद ने कैमरा बैग कंधे पर डाला और बस में चढ़ गया। बस लगभग खाली थी, सिर्फ 3 यात्री, एक बुजुर्ग औरत, एक लंबा पतला आदमी और सबसे पीछे बैठा हुआ कोई जिसकी शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी। अरविंद ने सीट पकड़ी, खिड़की से झांक कर अंधेरा देखा और सोचा, आज का सफर आसान नहीं होगा। बस धीरे धीरे चल पड़ी। इंजन की घरघराहट और सड़क का लगातार उबड़ खाबड़ कंपन सब मिलकर एक अजीब सा माहौल बना रहे थे। करीब आधा घंटा बीता होगा। बस घने जंगलों की ओर मुड़ चुकी थी। खिड़की के बाहर सिर्फ अंधेरा था, इतना घना कि हेडलाइट की रोशनी भी कुछ कदम आगे जाकर मर जाती थी। अचानक बस में बैठे पतले आदमी ने अरविंद को देखकर पूछा, आप पहली बार इस रास्ते पर जा रहे हैं? अरविंद ने सिर हिलाया, हाँ, डॉक्यूमेंट्री के काम से। आदमी थोड़ा मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें गर्मी नहीं थी। अच्छा है, लेकिन रात में इस रास्ते पर सफर करना सुरक्षित नहीं होता। अरविंद चौंका, क्यों? हादसे वगैरह होते हैं? आदमी ने खिड़की की ओर देखा, जैसे कुछ याद आ गया हो। हादसे भी और कुछ और भी। इससे पहले कि अरविंद कुछ पूछता, बस अचानक झटका खाकर रुक गई। ड्राइवर ऊंची आवाज में बड़बड़ाया, यह सड़क भी बस रात को ही टूटती है, पता नहीं क्यों। ये कहते हुए वह उतरकर नीचे देखने लगा। बस के अंदर एकदम खामोशी छा गई। बुजुर्ग औरत रोसरी जैसी माला पकड़े लगातार कुछ बुदबुदा रही थी और सबसे पीछे बैठा वह अजनबी अभी भी बिल्कुल स्थिर था। अरविंद को लगा शायद वह सो रहा है, पर तभी ड्राइवर की चिल्लाहट आई, अरे, अपनी सीट पर बैठा हुआ कौन है? नीचे उतर आया। अरविंद चौंका। उसने पीछे देखा, सीट खाली थी। वह आदमी वहां नहीं था। अरविंद ने घबराकर कहा, वो अभी तो यहीं बैठा था। ड्राइवर ने टॉर्च घुमाते हुए कहा, नहीं साहब, कोई नहीं उतरा, मैं दरवाजे पर ही खड़ा था। एक पल के लिए बस में मौजूद सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे और फिर पीछे की सीट से किसी के हंसने की आवाज आई, धीमी, लंबी और खतरनाक। बस थोड़ी देर बाद फिर चल पड़ी, लेकिन अब माहौल बदल चुका था। पतला आदमी बार बार पीछे झांक रहा था। बुजुर्ग औरत अब लगातार मंत्र जप रही थी। अरविंद की हालत अजीब थी, ना कुछ दिखाई दे रहा था, ना कुछ समझ आ रहा था। अचानक थप थप थप, बस की छत पर कोई चल रहा था। ड्राइवर ने घबराकर ब्रेक लगा दिया। सीटों पर बैठे सभी लोग झटके से आगे की ओर उछल पड़े। छत पर कौन है? ड्राइवर चीखा, लेकिन बाहर सन्नाटा था। छत पर कदमों की आहट फिर सुनाई दी, धीमी, भारी और इंसानी नहीं। पतले आदमी ने फुसफुसाते हुए कहा, ये वही है जो रात में इस रास्ते पर चलता है। अरविंद ने पूछा, कौन? उसने बिना अरविंद की ओर देखे कहा, जिसको आप लोग इंसान समझ लेते हैं। बस अचानक झटके से आगे बढ़ी। ड्राइवर ने गाड़ी चलानी शुरू कर दी थी, लेकिन कदमों की आवाज बस के ऊपर चलती रही, जैसे कोई बस के साथ दौड़ रहा हो या उछल रहा हो। बुजुर्ग औरत रो पड़ी, ये बुरी रात है, हमें वापस लौट जाना चाहिए। लौट चलो बेटे। लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। बस अब एक ऐसे रास्ते में प्रवेश कर चुकी थी जहां से लौटना आसान नहीं था। लगभग आधा घंटा और बीत गया। कदमों की आवाज बंद हो चुकी थी, पर अब जंगल और घना हो गया था। पेड़ों की शाखाएं बस की खिड़कियों को छू रही थीं, जैसे उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हूं। तभी ड्राइवर ने धीमी आवाज में कहा, साहब, कुछ दिनों से इस रास्ते में एक गांव दिखाई देता है, जबकि नक्शे में उसका नाम नहीं है।
पतला आदमी डर से कांपने लगा। वही गांव, वही जिसमें रोशनी दिखती है लेकिन अंदर कोई नहीं होता। अरविंद ने खिड़की से बाहर देखा। दूर एक छोटा सा गांव दिख रहा था। कुछ घरों में दिए जल रहे थे, पर सड़क, जमीन और पेड़ों पर कोई हरकत नहीं थी। ड्राइवर बोला, हमेशा लगता है कि जैसे कोई हमें अंदर आने का इंतजार कर रहा हो। अरविंद ने पूछा, आप रुके हैं कभी वहां? ड्राइवर कांप गया। 5 साल पहले रुका था और उसके बाद से आज तक मेरे कंडक्टर का कोई पता नहीं चला। बस के अंदर एक पल के लिए पूरी चुप्पी छा गई और तभी गांव की तरफ से किसी ने हाथ हिलाया। बस के सामने सड़क पर एक औरत खड़ी थी। औरत की साड़ी फटी हुई थी, बाल बिखरे हुए, चेहरा पीला और आंखें लाल। वह बस की तरफ बढ़ रही थी। ड्राइवर डरकर चिल्लाया, ये औरत, ये हर रात यहां होती है, लेकिन ये इंसान नहीं। लेकिन बस रुक चुकी थी और वह औरत अब बस के दरवाजे के ठीक सामने थी। अरविंद ने देखा, उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, पुतलियां नहीं थीं। उसने धीरे से कहा, मुझे भी झुगरा घाटी जाना है। ड्राइवर चिल्लाया, बंद करो दरवाजा। लेकिन दरवाजा अपने आप खुल गया और वह औरत अंदर आ गई। बुजुर्ग औरत की चीख निकल गई, ये वही है जिसने उस गांव को निगल लिया। वापस चलो बेटे, वापस चलो। लेकिन वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। जब बस चली तो अरविंद ने देखा, गांव की रोशनी बुझ चुकी थी। देखते ही देखते गांव गायब हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। औरत बस के बीच वाली सीट पर बैठी थी। वह बिल्कुल स्थिर थी, मानो सांस भी नहीं ले रही हो। अरविंद धीरे धीरे उसकी ओर झुका। आप कहां जाना चाहती हैं? औरत ने बिना सिर हिलाए, बिना हिले, सिर्फ हौले से कहा, जहां तुम लोग जा रहे हो। उसकी आवाज आवाज नहीं थी, जैसे किसी गड्ढे से आवाज आ रही हो, खाली, खोखली। ड्राइवर ने बस को तेज चढ़ाई पर मोड़ा। अब सड़क बेहद खतरनाक थी। घाटी एकदम बाईं ओर थी, सैकड़ों फीट गहरी। अचानक बस तेजी से कांपने लगी। ड्राइवर चिल्लाया, एक पहिए का ब्रेक फेल हो गया है। अरविंद ने खिड़की से देखा, बस के पीछे वही अजनबी आदमी खड़ा था जिसे उन्होंने गायब होते देखा था। वह बस के पीछे भाग रहा था, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। बस रोकते नहीं, पतला आदमी चीख पड़ा। ड्राइवर ने कसकर हाथ स्टीयरिंग पर जमाए। सामने एक तीखा मोड़ था। घाटी बिल्कुल बगल में थी। वह अजनबी आदमी अब बस की खिड़कियों के पास आ चुका था। उसके हाथ बेहद लंबे और ठंडे धुएं जैसे दिख रहे थे। अचानक वह हवा में उछला और बस की खिड़की पर चिपक गया। अरविंद चिल्लाया, क्या है ये? ड्राइवर ने मोड़ काटा और बस फिसल गई। सब लोग सीटों से उछल पड़े। चीखें बस में भर गईं और तभी छत पर दोबारा कदमों की आवाज आई। लेकिन इस बार कदमों की संख्या ज्यादा थी, जैसे कई लोग, सैकड़ों लोग बस की छत पर चल रहे हों। ड्राइवर ने किसी तरह बस को संभाला। आगे एक पुराना लकड़ी का पुल दिखाई दे रहा था। यह पुल बहुत पुराना है, बुजुर्ग औरत चीखी, ये वजन नहीं झेल पाएगा। लेकिन बस रुक भी नहीं सकती थी। पीछे वह अजनबी आदमी बस की खिड़कियों को खरोंच रहा था और उस औरत की काली आंखें धीरे धीरे सफेद हो रही थीं, जैसे कोई बदल रहा हो, रूप बदल रहा हो। बस पुल पर चढ़ी, लकड़ी चटकने लगी। कड़ 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 कड़। अरविंद ने नीचे देखा। पुल के नीचे काली धूं घूम रही थी, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। अचानक पुल का एक हिस्सा टूट गया। बस एक पहिए के सहारे लटक गई। सब लोग चीखने लगे और तभी वह औरत उठी, धीरे धीरे टूटी गर्दन की तरह टेढ़ी। उसने ड्राइवर के कान में फुसफुसाया। अब सफर पूरा हुआ और बस नीचे गिर गई। अरविंद की आंख खुली। चारों तरफ अंधेरा था। टूटी हुई बस, लटकी हुई वायरें और धुआं। सारे यात्री गायब थे। ड्राइवर गायब, औरत गायब, पतला आदमी गायब। सिर्फ अरविंद था जिंदा। उसने दर्द से कराहते हुए उठने की कोशिश की और तभी किसी ने उसका नाम लिया, अरविंद। वह आवाज उस दिशा से आ रही थी जहां बस का पिछला हिस्सा गिरा था। अरविंद ने टॉर्च निकाली। रोशनी डालते ही उसकी चीख निकल गई। बस के नीचे वे सभी यात्री खड़े थे, लेकिन उनके पैर जमीन से ऊपर थे और उनकी आंखें बिल्कुल सफेद। पतला आदमी बोला, सफर तो सबका पूरा हुआ, अब तुम्हारा भी होगा। अरविंद पीछे हटने लगा।
और तभी उसने देखा वह औरत बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी। औरत ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें क्या लगा तुम अकेले यहां आए हो? अरविंद कांप गया। तुम लोग कौन हो? औरत की मुस्कान और चौड़ी हो गई। हम रात के यात्री हैं जो हर उस इंसान को अपने साथ ले जाते हैं जो इस रास्ते से गुजरता है। अरविंद ने भागने की कोशिश की, लेकिन जंगल, रास्ता, पेड़ सब कुछ बदल चुका था। सड़क गायब, पुल गायब, बस गायब, सिर्फ काला अंधेरा और फुसफुसाहटें। फिर आवाज आई, रात का सफर कभी खत्म नहीं होता। 2 हफ्ते बाद पुलिस को वही जंगल में एक टूटा हुआ कैमरा मिला। कैमरे में सिर्फ एक ही रिकॉर्डिंग थी, अंधेरा, भारी सांसें और अरविंद की आखिरी आवाज। अगर ये वीडियो किसी को मिले तो इस रास्ते से मत गुजरना, रात का सफर तुम्हें वापस नहीं जाने देगा। रिकॉर्डिंग यहां खत्म हो जाती है और उसके बाद सिर्फ एक धीमी डरावनी हंसी सुनाई देती है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा कॉलेज है जहां रात होने के बाद कोई रुकता नहीं, जहां क्लासरूम की पुरानी खिड़कियां अपने आप खुलती बंद होती हैं, जहां सीसीटीवी में ऐसी आकृतियां दिखती हैं जो इंसान तो बिल्कुल नहीं लगती, तो क्या आप यकीन करेंगे? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोशन हॉरर स्टोरीज में। मैं हूं रोशन और यहां हर कहानी आपके रातों की नींद उड़ा देगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं कुछ भयानक और ऐसी कहानी जो आपके रगों को ठंडा कर देंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते रहें हमारी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी अंबरनाथ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स की है। एक ऐसा कॉलेज जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां एक प्रोफेसर की आत्मा आज भी आजाद नहीं हो पाई है और जिसे सच जानने की कीमत कई लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई है। ये कहानी शुरू होती है 4 दोस्तों से। आरव, सान्या, कबीर और मीरा पहले साल में दाखिला लेने आए थे। चारों बहुत उत्साहित थे, पर कॉलेज की पुरानी इमारत को देखकर उनका जोश थोड़ा ठंडा पड़ डिडीएच गया। इमारत इतनी पुरानी कि दीवारों पर सीलन थी, कॉरिडोर में हर ओर अंधेरा और खिड़कियों पर झुके हुए पीले बल्ब, जैसे हर बल्ब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो। सान्या बोली, ये कॉलेज इतना डरा क्यों रहा है? लगता है जैसे हॉरर फिल्म की शूटिंग यहां हुई हो। कबीर हंसते हुए बोला, अरे यार, पुराने कॉलेज ऐसे ही लगते हैं, डरने की क्या बात है। लेकिन आरव कुछ अलग महसूस कर रहा था, जैसे कोई अदृश्य निगाहें उन चारों को देख रही हों। स्टाफ रूम के पास उन्हें एक बूढ़ा चपरासी मिला, दत्ता काका, झुकी हुई कमर, सफेद आंखें और चेहरे पर ऐसी थकान जैसे बरसों से नींद न मिली हो। दत्ता काका ने चारों को ऊपर से नीचे तक घूरा और धीमे स्वर में बोल पड़ा, शाम होने से पहले हॉस्टल पहुंच जाना, पुरानी बिल्डिंग की ओर मत जाना, और अगर रात को किसी क्लासरूम से आवाज आए तो कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या यह मजाक था या कोई चेतावनी? मीरा ने पूछा। काका, वहां ऐसा क्या है? दत्ता काका की आवाज अचानक भारी हो गई। वहां किसी की आत्मा बंधी हुई है और वो अकेली नहीं रहना चाहती। हॉस्टल में सब ठीक था, लेकिन रात के 1 बजे मीरा अचानक उठ बैठी। उसे लगा जैसे खिड़की के बाहर कोई चल रहा है। फिर थक 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 किसी ने कमरे की खिड़की पर दस्तक दी। मीरा डर गई। उसने सान्या को उठाया। सान्या ने खिड़की खोली, लेकिन बाहर कोई नहीं था। बस नीचे पुराने कॉलेज ब्लॉक की ओर जाता एक साया दिखाई दिया, जो इंसानी कदमों से कहीं तेज चल रहा था। सान्या कांपते हुए बोली, मीरा, ये क्या था? मीरा ने धीमे स्वर में कहा, वो इंसान नहीं था। अगले दिन जब सभी क्लास में थे, आरव का ध्यान पुरानी बिल्डिंग की ओर चला गया। वहां एक बोर्ड लगा था, एंट्री स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, और दरवाजे पर मोटे ताले लटके हुए थे। लेकिन अजीब बात यह थी, खिड़कियों में अंदर से हल्की हल्की रोशनी झलक रही थी। आरव ने कबीर से कहा, उधर किसी को अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन अंदर रोशनी कैसे है? कबीर बोला, शायद चपरासी या कोई स्टाफ गया होगा। लेकिन तभी दोनों ने देखा रोशनी एक एक करके बुझने लगी, जैसे कोई भीतर घूमते हुए दीपक बुझा रहा हो। और आखिरी खिड़की में
उन्हें एक महिला की परछाई दिखी जो बाहर की ओर घूर रही थी। जब दोनों ने पलक झपकाई, परछाई गायब। लाइब्रेरी में उन्हें एक पुरानी फाइल मिली, धूल से भरी और लगभग फटी हुई। उस फाइल में लिखा था, प्रोफेसर मीना देशमुख मिसिंग 1998। मीना देशमुख उसी पुरानी बिल्डिंग में पढ़ाती थी और एक रात क्लासरूम में रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। किसी को नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ। किंवदंती कहती है, उनका शरीर कभी मिला नहीं, लेकिन उनकी आत्मा कॉलेज से बाहर नहीं जा सकी। सान्या ने फाइल बंद करते हुए कहा, यानी वो आज भी यहीं है। एक शाम प्रोजेक्ट सबमिशन था। चारों देर तक कॉलेज में रुक गए। जब लौटने लगे तो उन्हें एहसास हुआ कि सभी गेट बंद हो चुके थे। गार्ड कहीं दिख नहीं रहा था। आसपास सिर्फ शोर करती हवा और कराहती खिड़कियां। कबीर बोला, लाइट भी कम होती जा रही है, जल्दी हॉस्टल चलते हैं। लेकिन जैसे ही वे मुड़े, हॉलवे के अंत में सफेद साड़ी में खड़ी एक महिला दिखाई दी। उसका चेहरा ढका हुआ, बाल कमर तक फैले हुए और उसकी गर्दन धीरे धीरे एक अजीब एंगल तक मुड़ रही थी। सान्या चीखी, भागो! चारों भागे, लेकिन जब वापस देखा, वह महिला वहां खड़ी नहीं थी। वह अब उनके ठीक पीछे थी। धीमे स्वर में फुसफुसाई, मैं अभी अकेली हूं, तुम में से किसी को तो मेरे साथ रहना ही होगा। चारों हॉस्टल की ओर भाग रहे थे। कॉलेज की पुरानी इमारतें उनके पीछे पीछे अंधेरे में चीख रही थीं और हवा जैसे किसी को रोकना चाहती हो। सान्या बार बार पीछे देखती और हर बार उसे वही महिला की छवि दिखती, कभी दूर, कभी पास, कभी एकदम सामने। उसकी चाल देखो, जमीन पर पैर नहीं पड़ रहे। मीरा की आवाज कांप रही थी। सच में वो महिला जमीन पर फिसलती हुई आगे बढ़ रही थी, जैसे हवा में तैर रही हो। और फिर वो अचानक गायब हो गई। कबीर सांस भरते हुए बोला, लगता है पीछा नहीं कर रही अब। लेकिन उसी पल उनके ठीक बीच से ठंडी हवा की एक तेज लहर गुजरी, ऐसे जैसे कोई अदृश्य चीज दौड़कर बीच से गुजर जाए। और पीछे से एक भारी और टूटी हुई आवाज, भाग क्यों रहे हो? चारों ने मुड़कर देखा। कॉरिडोर की दीवार पर खून से लिखा था, क्लासरूम 13। सान्या बोली, ये कौन कर रहा है? ये हमसे क्या चाहता है? मीरा ने धीमी आवाज में कहा, कहीं ये उस प्रोफेसर का क्लासरूम तो नहीं? आरव ने लाइब्रेरी से मिली फाइल को याद किया। 1998, प्रोफेसर मीना देशमुख गायब, और आखिरी बार उन्हें जिस क्लास में देखा गया था वो था क्लासरूम 13। कबीर चिल्लाया, नहीं, हम उधर नहीं जाएंगे। लेकिन तभी अचानक कॉलेज के सारे बल्ब एक एक करके बुझने लगे। हर तरफ घना अंधेरा, फिर बस एक ही जगह रोशनी जली, क्लासरूम 13 के दरवाजे पर। जब वे डरे हुए बाहर भागने लगे तो सीढ़ियों पर उनका रास्ता रोककर खड़ा था दत्ता काका। पर आज उसके चेहरे पर वो थकान नहीं थी, उसके चेहरे पर डर था, जैसे उसने भी कुछ देखा हो। काका फुसफुसाया, उसे पता चल गया है कि तुम फाइल लेकर आए हो? आरव ने पूछा। कौन? काका ने अपना सिर धीरे धीरे घुमाया और पुराने ब्लॉक की ओर इशारा किया। मीना मैडम, वो आज भी वही है और वो अकेली नहीं रहना चाहती। सान्या ने डरते हुए पूछा, काका आप ये सब जानते हैं, फिर लोगों को बताते क्यों नहीं? दत्ता काका की आंखें लाल हो गईं, उसकी आवाज भारी थी। मैंने बताया था, लेकिन जिसने भी बताया वो भी उसी बिल्डिंग में रह गया। इससे पहले कि चारों कुछ पूछते, कॉरिडोर के अंत में वही महिला फिर प्रकट हुई। सफेद साड़ी, नीचे तक झूलते बाल, और उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। उसके गालों से मांस लटक रहा था, आंखें अंदर धंसी हुई और मुंह इतना फटा हुआ कि गला दिखाई दे रहा था। वो चीखी, दत्ता, तूने इन्हें रोकने की कोशिश की। अगले ही पल दत्ता काका जिस सीढ़ी पर खड़ा था उसका पत्थर टूट गया और काका नीचे अंधेरे में गिर गया। सान्या चीख उठी, काका! लेकिन नीचे सिर्फ अंधेरा और कहीं गहराई में किसी के खून उगलने की आवाज आ रही थी। चारों किसी तरह हॉस्टल तक पहुंचे, लेकिन हॉस्टल पहुंचकर उन्होंने राहत की सांस नहीं ली, क्योंकि वहां भी सब अजीब था। हॉस्टल का गेट खुला था, पर दरबान गायब। कॉमन रूम की लाइट्स छपक रही थीं और दीवार पर ताजा खुरचे हुए निशान। तुम चार में से एक,
आज रात मेरे साथ आएगा। मीरा रोने लगी। हम क्यों फंस गए इस जगह? आरव ने उसे संभाला। सुबह होने तक साथ रहेंगे, दरवाजा बंद करेंगे, कुछ नहीं होगा। उन्होंने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया, लेकिन डर अंधेरा देखकर नहीं जाता। डर आवाजों से आता है। करीब रात 3 बजे कमरे के बाहर कोई धीरे धीरे चलता हुआ सुना। टप टप टप। फिर दरवाजे पर नाखून रगड़ने की आवाज, किसी के वहीं खड़े होने की, सांसों की धीमी फुफकार, फिर एक भारी आवाज, मीरा दरवाजा खोलो। मीरा कांप गई। वो आवाज दत्ता काका की थी। सान्या चीखी, मीरा मत खोलना, वो काका की आवाज नहीं, कुछ और है। लेकिन आवाज फिर आई, मीरा मैं गिर गया था, मुझे मदद चाहिए, दरवाजा खोलो। मीरा ने डर से अपने कान बंद कर लिए। आरव ने दरवाजे के पास कदम रखा और की होल में आंख लगाई, और जैसे ही उसने देखा, की होल के दूसरी तरफ एक खाली आंखों वाली महिला का चेहरा झुका हुआ उसे देख रहा था। आरव चिल्ला उठा, पीछे हटो, वो बाहर है। चारों डर से दीवार से चिपक गए, लेकिन धीरे धीरे आवाजें बंद हो गईं। सुबह कॉलेज में अफरा तफरी थी। दत्ता काका की लाश नहीं मिली, सिर्फ एक गहरा लाल निशान, जैसे किसी को घसीटते हुए ले जाया गया हो। चारों ने कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल ने सख्त लहजे में कहा, पुरानी बिल्डिंग के बारे में कोई बात नहीं करेगा, जो हुआ उसके लिए कॉलेज जिम्मेदार नहीं, क्लास में जाओ। सान्या ने प्रतिवाद किया, काका की मौत हुई है, हमें पता होना चाहिए। प्रिंसिपल चिल्लाया, बस अगर इस बिल्डिंग की सच्चाई जाननी है तो जान से हाथ धोने पड़ेंगे, जाओ। चारों बाहर निकले और मीरा ने डरते डरते कहा, तो इसका मतलब प्रिंसिपल सच्चाई जानते हैं। आरव ने फाइल खोलकर देखा। फाइल के एक पन्ने पर मीना देशमुख की एक धुंधली फोटो थी, और फोटो के नीचे लिखा था, लास्ट सीन विथ प्रिंसिपल आगाशे। कबीर ने धीरे से कहा, तो प्रिंसिपल और प्रोफेसर मीना दोनों के बीच कुछ था। सान्या बोली, और अगर प्रिंसिपल आखिरी बार उनके साथ थे तो वो कैसे गायब हुई, और प्रिंसिपल जिंदा कैसे बचे? चारों की नजरें अपने आप पुरानी बिल्डिंग की ओर चली गईं, जहां क्लासरूम 13 की खिड़की में आज फिर वही सफेद साया खड़ा था। इस बार वो उन्हें सीधे देख रहा था। लाइब्रेरी में उन्हें एक और नोट मिला, पुराना, खून के धब्बों से भरा। उसमें सिर्फ एक लाइन थी, आज रात तुम में से एक मरेगा, बाकी 3 सच्चाई जान लेने के बाद। मीरा ने कांपते हुए पूछा, लेकिन कौन मरेगा? आरव ने नोट के किनारे की मुड़ी हुई लिखावट पढ़ी, वो जिसे पहले देखा जाएगा। कबीर बोला, मतलब? इसका क्या मतलब है? आरव ने धीमे स्वर में कहा, जिसे वह आत्मा पहली बार छुएगी वो आज रात मरने वाला है। चारों के चेहरे से खून उतर गया, और तभी कॉलेज की सीढ़ियों में कहीं से एक महिला की हंसी गूंजी। हाँ, खेल शुरू हो चुका है। हॉस्टल में अचानक हुई दस्तक, खून से लिखा संदेश, और बाहर भागते भागते मीरा अचानक गायब हो गई थी। सान्या का चेहरा सफेद पड़ चुका था। सान्या रोते हुए, मीरा को वो महिला ले गई। आरव, हमें उसे ढूंढना होगा। आरव ने गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन याद रखना, उसने कहा था कि आज रात कोई एक मरेगा। कबीर तेज आवाज में, यह सब बकवास है, मीरा हमें कहीं मिल जाएगी, हमें पूरे हॉस्टल में ढूंढना चाहिए। लेकिन तभी ऊपर की मंजिल से किसी लड़की की बहुत धीमी टूटी हुई चीख आई। तीनों ने ऊपर देखा। हॉस्टल की तीसरी मंजिल, जो पिछले 20 सालों से बंद थी, जहां बिजली नहीं थी, जहां कोई नहीं रहने देता था। सान्या का दिल धड़क उठा। ये मीरा की आवाज थी ना? आरव ने सिर हिलाया। हाँ, और इसका मतलब वो ऊपर है। कबीर गुस्से में बोला, चलो अभी चलते हैं। तीनों ऊपर भागे, लेकिन पहुंचकर देखा सीढ़ियों का लास्ट स्टेप टूट चुका था, मानो किसी ने जानबूझकर काटा हो। नीचे गहरा अंधेरा, कोई भी वहां चढ़ नहीं सकता था। और फिर अंधेरे से एक महिला की आवाज आई, किसी को ऊपर नहीं आना चाहिए। और तुरंत ही हवा का भयंकर झोंका आया, बल्ब फट गए और सीढ़ियां अपने आप बंद हो गईं। मीरा की आवाज गायब। अचानक कॉरिडोर के दूसरे कोने से एक पुरानी खड़खड़ाती आवाज आई, रुको। तीनों पलटकर देखते हैं। दत्ता काका खड़े थे, लेकिन कुछ बदल गया था उनमें। उनकी चाल लड़खड़ाती, आंखें और गहरी,
और कपड़ों पर मिट्टी और खून। कबीर चिल्लाया, काका आप जिंदा हैं? दत्ता काका ने धीमे से कहा, मैं जिंदा नहीं हूं बेटा। सान्या कांप गई। मतलब? काका ने भारी आवाज में कहा, वो मुझे रात को सीढ़ियों से गिरा नहीं, नीचे खींच कर ले गई थी। मैं उठा पर मेरा शरीर वहीं पड़ा है। तीनों पीछे हटे। डर साफ दिख रहा था। काका ने गहरी टूटी सांस लेते हुए कहा, मुझे बस एक बात कहने भेजा गया है। कबीर ने पूछा, क्या? दत्ता काका की आंखें काली पड़ गईं। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो पुरानी बिल्डिंग आओ। और अगले ही पल उनका शरीर जमीन पर गिरकर गायब हो गया। बस गर्म भाप जैसा धुआं बचा। सान्या ने लगभग चीखते हुए कहा, हमें वहां नहीं जाना चाहिए, वो हमें मार डालेगी। आरव ने दृढ़ता से कहा, मीरा वहां है, हम जाएंगे। रात पूरी तरह गहरा चुकी थी। तीनों कॉलेज के मुख्य मैदान से होकर पुरानी बिल्डिंग की ओर बढ़े। बिल्डिंग बाहर से उतनी खतरनाक नहीं लगती थी जितनी अंदर से। जैसे ही वे पास पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद कर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा और तीन स्रोत नीली ठंडी हवा के। सान्या धीरे से बोली, ये जगह सांस ले रही है। अचानक कहीं ऊपर से एक लड़की की कमजोर आवाज आई, आरव, सान्या, ये मीरा है। लेकिन आवाज टूटती जा रही थी, जैसे पानी में डूबती हुई आवाज। वे बिल्डिंग के अंदर बढ़े। कॉरिडोर में हर दीवार पर किसी महिला के नाखूनों से गहरे निशान थे और बीच बीच में खून से लिखे वाक्य, सच बाहर नहीं आता, किसी को बताने मत देना, वो अभी भी यहीं है। आगे क्लासरूम 13 का दरवाजा दिखाई दिया, टूटा हुआ, जला हुआ, जैसे किसी ने आग लगाई हो। दरवाजे के ऊपर काला धुआं घूम रहा था और अंदर से हल्की रोशनी, गुलाबी नहीं, पीली भी नहीं, नीली। कबीर ने धीरे से कहा, वो अंदर है, मुझे पता है। लेकिन आरव ने हाथ रोक दिया, अभी नहीं, पहले समझते हैं कि हम क्या फेस करने जा रहे हैं। तभी दरवाजा अपने आप चरमराया और क्लासरूम 13 के अंदर से एक महिला की आकृति बाहर झुकी। सफेद साड़ी, लंबे बाल, सूखे खून के निशान और गर्दन उल्टी दिशा में मुड़ी हुई। उसने कहा, अंदर आओ। जैसे तीनों कमरे में दाखिल हुए, कमरा घूमने लगा। दीवारें धुंधली, फर्श गायब, और वे सब 20 साल पीछे उसी रात में पहुंच चुके थे। पूरा टेढ़ा मेढ़ा दृश्य उनके सामने था। प्रोफेसर मीना पढ़ा रही थी, छात्र बैठे थे। प्रिंसिपल आगाशे गुस्से से लाल शराब की बोतल हाथ में, आंखों में पागलपन। आगाशे चिल्लाया, तुम मुझे छोड़कर उस नए लेक्चरर के पास जा रही हो? मीना मैडम डरते हुए, सर मैं आपके साथ नहीं, मैं बस पढ़ाना चाहती हूं। आगाशे ने बालों से पकड़कर उन्हें घसीटा और डेस्क पर पटक दिया। सान्या रो पड़ी, नहीं, ये झूठ है, ये नहीं हो सकता। मीना मैडम विनती करती रहीं, प्लीज छोड़ दीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन आगाशे ने उनका गला दबाना शुरू कर दिया। रात में चीख गूंजी और कुछ ही मिनटों में मीना मैडम की आवाज हमेशा के लिए शांत हो गई। फिर उसने शरीर घसीटा और क्लासरूम 13 के नीचे बनी पुरानी स्टोर रूम वाली कब्र में दफना दिया। अचानक चारों वापस क्लासरूम में आ गए, लेकिन इस बार मीरा की लाश उनके सामने पड़ी थी। गर्दन पर उंगलियों के गहरे निशान, आंखें खुली हुई, चेहरा डर से जम चुका। सान्या जमीन पर गिर गई। मीरा, नहीं नहीं। कबीर की सांसें अटक गईं। वह बोला, ये मीरा को क्यों मारा? तभी मीना की आत्मा कमरे के बीच प्रकट हुई। बाल हवा में लहरा रहे थे, चेहरा 2 गुना बड़ा, आंखें लाल। उसने कहा, पहली रात जिसकी आवाज सुनी थी वही पहली बारी मरी। कबीर कांपते हुए, अब कौन? मीना की आत्मा ने धीरे धीरे उंगली उठाई और उसकी उंगली कबीर की ओर इशारा कर रही थी। कबीर की आंखें फैल गईं। नहीं, मैं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मीना चीखी, तू पहला था जिसने मुझे देखा था इस कॉलेज में, तू अगले नंबर पर है। अचानक कबीर का शरीर हवा में उठा, बल्ब फट गए, खिड़कियां टूट गईं और मीना की आत्मा ने उसकी गर्दन को पकड़कर ऐसा मरोड़ा कि आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी, कर। कबीर की मौत बस कुछ सेकंड में हो गई। सान्या और आरव जड़ हो गए। मीना की आत्मा धीरे धीरे बोली, अब बचे दो, सच अभी बाकी है।
क्लासरूम 13 में खून, टूटे कांच और 2 लाशों के बीच खड़े आरव और सान्या कुछ नहीं बोल पा रहे थे। सान्या टूट गई थी। कबीर, मीरा, सब खत्म हो गया, हम भी मर जाएंगे। आरव ने सान्या को पकड़ा। नहीं, आत्मा बदला चाहती है, हमें बदला पूरा करना होगा। उसका कातिल अभी भी जिंदा है, यही वजह है कि वो आज तक फंसी हुई है। सान्या कांपती आवाज में, प्रिंसिपल आकाश है? आरव ने सिर हिलाया। हाँ, उसे ढूंढना होगा, आज, अभी। तभी कमरे की दीवारों पर किसी नाखून से एक लाइन खुदने लगी। आगाशे प्रिंसिपल रूम में, अकेला। सभी लाइट्स बुझ गईं। सिर्फ कॉरिडोर के आखिरी छोर पर एक लाल रोशनी जल उठी। सान्या ने धीरे से कहा, वो हमें वहां ले जाना चाहती है। ऑफिस के बाहर माहौल अजीब था। दरवाजा भीतर से बंद, अंदर किसी के चलने की आवाजें, कभी भारी सांसें, कभी कराहने जैसी आवाजें। आरव ने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर प्रिंसिपल आगाशे फर्श पर पड़े हुए थे। उनके दोनों हाथ पीछे मुड़े हुए और चेहरे पर उंगलियों के गहरे नीले निशान। सान्या डर गई। ये जिंदा है क्या? अचानक आगाशे ने एक आंख खोली। वो आ गई है, वो मुझे ले जाएगी, मुझे पता था वो आएगी। आरव चिल्लाया। आपने क्या किया था? आगाशे की आवाज टूटी हुई थी। मैंने मीना को मारा था, नशे में था, गुस्से में था, फिर उसे दफना दिया, किसी को कुछ न बताने दिया। सान्या चीखी। आपने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। आगाशे रोने लगे। मैं बचना चाहता था, सालों तक बचा रहा, लेकिन आज मैं नहीं बचूंगा। अचानक कमरे के ट्यूबलाइट्स फड़कने लगी, ठंड बढ़ने लगी, खिड़कियां अपने आप बंद होकर चटक गईं और कमरे के बीच नीले धुएं के साथ प्रोफेसर मीना की आत्मा प्रकट हो गई। आगाशे चीखने लगा, मीना, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की थी, मुझे मौका दो। मीना की आत्मा का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। शांत चेहरा से खून से सना, फटा हुआ, तड़पता चेहरा। उसने कहा, 20 साल तक मैं इस कमरे में रोती रही, चिल्लाती रही, तुम बचते रहे, अब मेरी बारी है। उसके बाल सांपों की तरह हवा में उठे। उसने आगाशे की तरफ हाथ बढ़ाया। आगाशे कांपते हुए चिल्लाया, नहीं, कोई बचाओ, कोई तो बचाओ। उसकी आवाज वहीं कट गई। मीना की आत्मा ने आगाशे का गला पकड़कर उसे हवा में उठाया। उसकी गर्दन से टूटने की आवाजें आने लगीं। उसकी आंखें सफेद हो गईं, चेहरा नीला। सान्या डर से आंखें बंद कर गई। आरव भी देख नहीं पाया। एक तेज, दिल दहला देने वाली कड़ाक की आवाज के बाद आगाशे का शरीर जमीन पर गिर गया। मीना की आत्मा ने 20 साल पुराना बदला पूरा कर लिया था। अब कमरे में खामोशी थी। सान्या ने आंखें खोली। सामने मीना की आत्मा खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर दर्द नहीं, शांति थी। उसने कहा, धन्यवाद। आरव ने धीरे से पूछा, अब आप मुक्त हो जाएंगी? मीना ने मुस्कुराया, हाँ, अब मैं इस जगह की कैदी नहीं रही। तुम दोनों बचकर निकल जाओ, कभी वापस मत आना। और अगले ही पल उसकी आत्मा में से रोशनी निकलने लगी। कमरा नीली चमक से भर गया और हवा में उसकी आवाज बस इतना बोली, अलविदा। फिर वह गायब हो गई। 20 साल पुरानी आत्मा आखिरकार मुक्त हो चुकी थी। सुबह तक पुलिस आई। आगाशे की लाश, कबीर और मीरा की लाशें सब मिली। कॉलेज को तुरंत बंद कर दिया गया। स्टूडेंट्स को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। आज वो बिल्डिंग खंडहर है, कोई वहां कदम नहीं रखता। लेकिन कहते हैं, कभी कभी रात को क्लासरूम 13 की टूटी खिड़की से एक महिला की शांत मुस्कान दिखाई देती है। शायद मीना मैडम अब भी देखती हैं। क्या उस बिल्डिंग में कोई नया शिकार तो नहीं आया? तो दोस्तों, ये थी भूतहा कॉलेज की पूरी कहानी। एक ऐसी आत्मा की दास्तान जो 20 साल तक इंसाफ का इंतजार करती रही। अगर कहानी ने आपकी रूह कांपा दी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट में बताइए आप अगली कौन सी हॉरर कहानी सुनना चाहते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी डरावनी और सच्ची कहानियां हम हर हफ्ते लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगली रहस्यमयी रात में। तब तक के लिए सावधान रहें, क्योंकि अंधेरे में कौन देख रहा है, कहां नहीं जा सकता। अगर आप ये आवाज सुन पा रहे हैं तो समझ लीजिए अंधेरा आपको बुला रहा है। स्वागत है रोशन हॉरर स्टोरी में। यह वो जगह है जहां रातें सिर्फ काली नहीं होती,
बल्कि जिंदा होती हैं। यहाँ हर कहानी आपके दिल की धड़कन चुरा सकती है और हर परछाई आपकी सांसें रोक सकती है। लेकिन अगर आप डर से ऊपर उठ चुके हैं और सच्ची हॉरर महसूस करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगले ही पल जो कहानी आने वाली है वो इतनी डरावनी है कि दिल कमजोर हो तो सुनना मत। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, अंधेरे का दरवाजा है जो एक बार खुल गया तो वापस लौटना मुश्किल है। तो सोच लीजिए, क्या आप सच में रोशन हॉरर स्टोरीज की दुनिया में कदम रखने की हिम्मत रखते हैं? कैंटीन के पीछे से एक टेढ़ा संकरा रास्ता था जो पुराने बगीचे तक जाता था। बगीचे से आगे टूटी दीवारों के बीच धंसी हुई अंधेरी लाइब्रेरी खड़ी थी। पहली ही झलक में आरव का दिल धक से रह गया। इमारत काली पड़ चुकी थी, खिड़कियों पर जंग लगे सरिये, एक टूटा बोर्ड, सेंट्रल लाइब्रेरी क्लोज्ड, और हवा में एक अजीब सी ठंड अंश बोला, चले बस खिड़की तक। आरव ने सिर हिलाया। दोनों धीरे धीरे बढ़ने लगे। फिर अचानक हवा बंद हो गई, पत्तियां हिलना बंद हो गईं, जैसे आसपास की सारी दुनिया किसी ने पॉज कर दी हो। तभी लाइब्रेरी की टूटी खिड़की के अंदर से खर खट 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 कुछ भारी चीज गिरने की आवाज। आरव डर कर बोला, अंश चलें वापस। पर तभी कौन है? बाहर एक धीमी कांपती हुई लड़की की आवाज अंदर से आई। अंश जम गया। आरव के पैरों से मानो जमीन खिसक गई। तुम दोनों आओ, आवाज फिर आई। इतनी देर से इंतजार कर रही हूं। आरव ने चीखते हुए अंश का हाथ पकड़ा। भाग! दोनों अंधे की तरह भागते हुए हॉस्टल की तरफ दौड़े। हॉस्टल पहुंचकर दोनों बुरी तरह हाँफ रहे थे। राघव ने उनका हाल देखा और पूछा, सुना ना? वो आवाज सुनाई दी ना? आरव सन्न रह गया। वह तो उनके साथ गया ही नहीं था, तो उसे कैसे पता? उस रात आरव सो नहीं पा रहा था। लाइब्रेरी की वह आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। रात के लगभग 1:17 हॉस्टल के गलियारे से किसी लड़की की चीख सुनाई दी। आ! पूरा हॉस्टल जग गया। सब बाहर निकल आए, पर गलियारा बिल्कुल खाली था। वार्डन भी आ गए। उन्होंने गुस्से में कहा, कौन मजाक कर रहा है? रात के 1 बजे। लेकिन किसी की आवाज नहीं थी। अंश ने धीरे से कहा, ये वही आवाज थी ना? आरव ने सिर हिलाया। चेहरा सफेद पड़ चुका था। अगले दिन कॉलेज में हड़कंप मच गया। प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर एक नोट चिपका था, मुझे बचाओ, लाइब्रेरी में फंसी हूं। इस ए को देखकर आरव का दिल धड़क उठा। अंश भी चौंक गया। राघव ने नोट पढ़कर कहा, ए मतलब अंजलि। कौन अंजलि? आरव ने पूछा। राघव ने उनकी ओर ऐसे देखा जैसे कोई पुरानी कहानी दोहरा रहा हो। वही लड़की जिसने लाइब्रेरी में दम तोड़ा था। उसके नाम का पहला अक्षर ए था। आरव की जिज्ञासा अब बहुत बढ़ चुकी थी। उसने लाइब्रेरी में हुई घटना की सच्चाई खोजने का फैसला किया। वो कॉलेज की आर्काइव रूम में गया, जहां पुरानी फाइलें, पुराने रिकॉर्ड और धूल में डूबे रजिस्टर रखे थे। वहां उसे एक पुरानी डायरी मिली जिस पर लिखा था, लाइब्रेरी इंसिडेंट रिपोर्ट 2010। उसने पन्ने पलटने शुरू किए। एक जगह लिखा था, लड़की का नाम अंजलि वर्मा, BA फाइनल ईयर, रात 9:08 लाइब्रेरी में मृत अवस्था में पाई गई। कारण आत्महत्या, अधूरा निष्कर्ष, और नीचे लाल पेन से लिखी एक लाइन जिसे देखकर आरव के हाथ कांप गए। मौत से ठीक पहले उसने कहा था, वो मुझे मार देगा। पर ये वो कौन था, किसी को नहीं पता। शाम को हॉस्टल के कमरे की लाइट झपक रही थी। तीनों कमरे में थे। अचानक राघव बोला, आरव, क्या तुमने कभी आईने में अपनी परछाई को देर तक देखा है? आरव डरा। क्यों? क्योंकि कुछ परछाइयां हमारी नहीं होती। कमरे में खामोशी छा गई। तभी आईने के सामने रखी कुर्सी अचानक अपने आप पीछे खिसक गई। चर्र! तीनों के चेहरे से खून उतर गया। अंश ने चीख मारी, ये क्या था? आरव धीरे धीरे आईने की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने आईने में देखा, आईने में उसके बिल्कुल पीछे एक लड़की की परछाई खड़ी थी। बाल चेहरे पर गिरे, सफेद दुपट्टा और गला थोड़ा झुका हुआ, पर कमरे में पीछे कोई नहीं था। आरव चीखते हुए पीछे हट गया। आईना एक तेज धमाके के साथ गिरकर टूट गया। कांच के टुकड़ों पर एक शब्द दिख रहा था,
मानो किसी ने उंगली से लिखा हो। मत जाओ। उस रात राघव ने दोनों को बैठाकर कहा, तुम दोनों को एक बात बतानी है। मैं अंजलि को जानता था। दोनों हैरान। राघव ने गहरी सांस ली। अंजलि मेरी क्लासमेट थी, बहुत शांत, बहुत होशियार। पर उसकी मौत वाले दिन मैंने उसे लाइब्रेरी के बाहर देखा था। वह रो रही थी। उसने कहा था, राघव आज लाइब्रेरी मत जाना, वहां कोई है जो मुझे नहीं छोड़ रहा। और अगले दिन हमें बताया गया कि उसने आत्महत्या कर ली। उसकी आवाज कांप गई। मैं जानता हूं वो आत्महत्या नहीं थी, और शायद उसकी आत्मा आज भी सच बताना चाहती है। कमरे में गहरी खामोशी भर गई। तीनों अब सच्चाई जानना चाहते थे, लेकिन रास्ता डरावना था। राघव ने कहा, आज रात हम लाइब्रेरी जाएंगे। आरव और अंश दोनों दंग रह गए। क्या तुम पागल हो? आरव बोला। लेकिन राघव ने धीरे से कहा, अब ये हमारे पीछे है, हमारी परछाइयों में, हॉस्टल की आवाजों में। अगर हम सच्चाई नहीं खोजेंगे तो ये खत्म नहीं होगा। हॉस्टल की दीवारों के बाहर रात गहरी होती जा रही थी। हवा में अजीब सी नमी थी, जैसे बारिश नहीं पर डर गिर रहा हो। कमरे की टूटी हुई खिड़की से आती हवा में एक फुसफुसाहट तैर रही थी, मानो कोई कह रहा हो, आओ, मैं इंतजार कर रही हूं। राघव, अंश और आरव तीनों चुप बैठे थे। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक और टूटे आईने के टुकड़ों की चमक बाकी थी। फैजाबाद की ठंडी शामें हमेशा से अजीब रही हैं। शाम ढलते ही हवा में एक हल्की सी सीलन, पुराने पेड़ों की शाखों से गिरती सूखी पत्तियां और दूर कहीं से आती हुई ट्रेन की आवाज, जैसे समय खुद रुककर सुनने लगता हो कि शहर आखिर क्या फुसफुसा रहा है। इसी शहर के बीचों बीच है सरयू डिग्री कॉलेज, दानियानन दनान इच्छनान दनान इसी Danianakusturikusustet Kokenin Enanmatikinan Ifernasinan Bernanam Dena Tanuk Mikinan Silnameswarn Kenananiti Nawan Sanasur Ninawanon Nani Mitin Enanai Enadurme Kanananam Sanalanuan or na one Nun Nitter one Western and Nurin Ekarandan Naurin Ashur Ina Sanadinaman Tuan Isokano Chansananiawan, Turan Petkonani, Bene, Zornanawan, Kushkanona, Stefanonan, Idilino Kansan, Syrian the one and Osina Winnerman, Tenardinan, Wishimerson, Kurafrinan, Widiminaran, and Kronaman, Winner Yewe, a Kibudinani, Sona Makinadan, Meriliveduana, Conservative there in a Kuranam, Kanaginaman, Denanin. Nen, Nananen, Gertsitor Deacon Koko, Nenario, and the Stiwanan, one on a Ramananum, Panananan, Menanitin, Nerenanaman, Manaman, Stananimanan, William with this one, Darwin, Denania, Derini, Denini, Nenanium. फैजाबाद, एक बहुत पुराना कॉलेज जिसका नाम भले ही साधारण लगे, लेकिन उसकी इमारत असाधारण रूप से पुरानी थी। लाल ईंटों से बनी 4 मंजिला बिल्डिंग, जिसके पीछे एक घना काला बगीचा और उसके पास वो जगह जिसने इस कॉलेज को बदनाम किया, पुरानी लाइब्रेरी। वह लाइब्रेरी पिछले 15 सालों से बंद थी। कहा जाता है वहां किसी की चीखें आज भी सुनाई देती हैं। आरव, लखनऊ का एक सीधा साधा लड़का, फैजाबाद कॉलेज में बीएससी के लिए नए एडमिशन के साथ आया था। हॉस्टल भी मिल गया था, हॉस्टल नंबर 3। पहला ही दिन था जब हॉस्टल वार्डन ने उसे चेतावनी दी, रात को 10 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर मत निकलना, और अगर कभी लाइब्रेरी के पीछे जाना पड़े तो शाम 6 बजे के बाद भूलकर भी मत जाना। आरव हंस पड़ा। सर, कोई भूत वूत की कहानी है क्या? वार्डन ने उसे घूरा। कहानी नहीं, हादसा है। जिसने देखा है वो हंसना भूल गया। उसके गले में कंपी दौड़ गई, पर उसने बात टाल दी। वह हॉस्टल के कमरे में पहुंचा तो वहां उसके 2 नए रूममेट थे। अंश, हर समय मजाक करने वाला पर होशियार राघव, खामोश सोच में रहने वाला लड़का। अंश हंसते हुए बोला, स्वागत है फैजाबाद हॉरर कॉलोनी में।
राघव ने उसकी ओर बिना मुस्कुराए देखा। यहां कुछ चीजें मजाक नहीं होती। पहले दिन क्लास खत्म होने पर सब दोस्त कैंटीन गए। चाय की दुकान पर बैठे वक्त आरव ने पूछा, ये लाइब्रेरी वाली कहानी क्या? भंडामान Sunditin would then march on Suriname, one adinanabonas, ein Bernkoni Tinano, one Kanilan, Dana Namanin, Nani di Tubemana. Manian, Kunaki Dedermanen, on Dinaki Didi Kidaman, Ready way your sortinam. May another winty whiskersorn, Eki Kinkemersorn, any the American Mac, Ikawana they were Seri Seriki Sekurdatin, May and Syrianam. Nilan Kuihami nam, the Canadian American nam, the Nairn Akididi, Gurananin, Curlin on Emor, Egoria one, Mer de Kuturnium, in Gori de one, wait to way yo, that are an Oasern, Nammer de din Gibbinakum, Duran and Omega kin, Narn, now find in on, the Rioti way night, he hidden on in, bidden on no, none able to the stories and curtain any, he went or suberating. Nonen in an nananum, the son of me nendornum, the Nero ku one, Kanana Shawan, no one a shorty non, none of Wawa itamum, Wama the monum. There are several kiddo baiditum, netter rails suranan, the warranty of them, one ton Kate the dickon is sitting in, or nenan wandingan, or nennery nedum, or done these adin, Dabid unanin, wadi and this near one. ओ वांदी दबांडम हम बड़े हैं, सब क्यों डरते हैं? एक सीनियर पास बैठा हुआ चाय पी रहा था। उसने मुड़कर धीमे से कहा, भाई, उस लाइब्रेरी की वजह से ही कॉलेज का एक विंग बंद पड़ा है। 15 साल पहले एक लड़की की मौत हुई थी वहां। अंश ने उसकी बात बीच में काटी। मौत नहीं सर, हत्या। सीनियर उसे घूरते हुए बोला, हत्या नहीं, आत्महत्या कही गई थी। पर राघव ने फिर पहली बार बोलना शुरू किया, किसने देखी थी आत्महत्या? कौन था वहां? सीसीटीवी था? कोई रिकॉर्ड? कुछ नहीं। सीनियर ने गहरी सांस ली। जो भी था, उसके बाद से उस लाइब्रेरी के अंदर से रात को किसी लड़की की रोने की आवाजें आती हैं। वातावरण अचानक भारी हो गया। आरव ने एक बार फिर पूछा, लेकिन हुआ क्या था असल में? सीनियर ने चाय का कप नीचे रख दिया और अपनी कुर्सी पीछे खिसका दी। इतना जान लो, जिस रात वो लड़की मरी थी, लाइब्रेरी के अंदर किसी और की मौजूदगी भी थी। पर वो कौन था, आज तक किसी को पता नहीं चला, कहकर वो चला गया। आरव के हाथ का कप हल्का सा कांप गया, लेकिन अंदर एक अलग ही उत्सुकता भी जाग गई। अगली शाम अंश ने अचानक कहा, चल लाइब्रेरी के पास तक चलते हैं, आज शाम को हवा अच्छी है। आरव डरने लगा। वार्डन ने मना किया है और सब तो कह रहे थे। अंश हंसता हुआ बोला, वो सब बकवास है, चलना, बस बाहर से देखेंगे। राघव बाहर जाने से मना कर गया। उसने सिर्फ इतना कहा, आज हवा में कुछ ठीक नहीं लग रहा, तुम दोनों मत जाओ। पर अंश कहां मानने वाला था। अंत में आरव को उसके साथ जाना पड़ा। राघव ने अपना बैग उठाया और बोला, हम लाइब्रेरी जाएंगे, अभी, आज रात। अंश चौंक पड़ा। अब? अभी? पागल हो क्या? यहां भूत घूम रहे हैं। राघव की आवाज बेहद शांत थी। और अगर हम सच नहीं जानेंगे तो ये छाया हमें छोड़कर नहीं जाएगी। आरव कांपते हुए बोला, लेकिन अगर अंजलि की आत्मा हमसे कुछ चाहती है तो? अगर वो हमें वहीं रोक दे तो? राघव ने कहा, वो हमें डराना नहीं चाहती, वो उसे ढूंढ रही है, जिसने उसे मारा। कमरे में मौत जैसी खामोशी छा गई। रात के 12:41 पर तीनों चुपचाप हॉस्टल से बाहर निकले। गेट के पास चौकीदार केबिन में रेडियो चल रहा था। कोई पुराना फैजाबादी गाना धीमी आवाज में बज रहा था। चौकीदार सो रहा था, लेकिन अजीब बात, रेडियो की आवाज कभी साफ कभी टूटी फूटी लग रही थी, जैसे बीच बीच में किसी और की आवाज घुस रही हो। नहीं, मत जाना, रुक जाओ, पीछे देखो। आरव ने घबराकर आवाज कम कर दी, पर रेडियो अपने आप फिर तेज हो गया। तीनों ने दौड़ते हुए दूरी बनाई। कॉलेज का पूरा कैंपस अंधेरे में डूबा हुआ था। लाइटें जल रही थीं, लेकिन किसी काम की नहीं। उनके नीचे से जब वे गुजरते तो रोशनी किसी की परछाई जैसी लंबी होकर जमीन पर फैल जाती। हवा में अजीब सी गंध थी, पुरानी लकड़ी, धूल
और कुछ ऐसा जैसे किसी बंद कमरे में कई सालों तक रोने की महक। जब वे लाइब्रेरी के पास पहुंचे, रास्ता एकदम शांत हो गया। पत्तियां भी नहीं हिल रही थीं और फिर खट खट खट, लाइब्रेरी के अंदर से कोई दरवाजा पीट रहा था। आरव ने डर कर अंश का हाथ पकड़ा। ये अंदर कौन है? अंश ने सीधी बात कही। या तो कोई है या कोई नहीं है। और वही सबसे खतरनाक है, लाइब्रेरी का मुख्य गेट झंग लगा था। ताला मोटा था, लेकिन डरावनी सच्चाई यह है कि ताला पहले से टूटा हुआ था, जैसे किसी ने उसे भीतर से तोड़ा हो। राघव धीरे से बोला, मेरा शक सही था। किसी ने पहले भी यहां आने की कोशिश की है, या फिर कोई अंदर आता जाता है। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा, उसकी सांसें टूट रही थीं। अंश बोला, अब क्या, अंदर चलें? राघव ने दरवाजा धकेला। कर्क कर्क, जैसे किसी ने कई साल बाद सुना हो। अंदर अंधेरा था, इतना गहरा कि टॉर्च की रोशनी भी कमजोर लग रही थी। जगह जगह किताबें फर्श पर गिरी थीं, धूल की मोटी परत, जाले हर दीवार पर और पुराने पन्नों की सड़ी महक। राघव आगे चल रहा था, अंश पीछे पीछे, आरव सबसे अंत में, मानो हर कदम उसकी जान ले रहा हो। अचानक, कौन? एक धीमी आवाज दाएं कोने से आई। तीनों जम गए। टॉर्च की रोशनी उधर की, वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज, यहां मत आओ, वो जाग जाएगा। अंश ने कांपते हुए कहा। कौन जाग जाएगा? कोई जवाब नहीं, सिर्फ एक लंबी गहरी सांस की आवाज, मानो कोई बहुत पास खड़ा हो। राघव उन्हें लाइब्रेरी के एक पुराने हिस्से में ले गया, एक कोना जहां किताबें ए से शुरू होने वाले कैटेगरी में रखी थीं। राघव बोला, अंजलि यहीं पढ़ती थी, हमेशा यहीं बैठती थी। अंश ने टॉर्च घुमाई और बोला, यहां सब कुछ बिखरा हुआ है। लेकिन आरव की नजर अचानक एक चीज पर अटक गई, एक पुरानी कुर्सी जिस पर किसी के बैठने का निशान साफ था, जैसे कोई अभी अभी उठा हो। कुर्सी के सामने फर्श पर एक दुपट्टा पड़ा था, हल्का सफेद, और उस पर खून के सूखे धब्बे। ये अंजलि का हो सकता है? आरव ने धीरे पूछा, और तभी कुर्सी अपने आप हिलने लगी। शर शर शर, जैसे कोई अदृश्य शरीर उस पर बैठा हो या खड़ा होकर उसे धकेल रहा हो। अचानक लाइब्रेरी की सारी खिड़कियां एक साथ बंद हो गईं। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, हवा बंद हो गई, अंधेरा और भारी हो गया। अंश चीखा, ये क्या हो रहा है? राघव ने धीरे धीरे मुड़कर कहा, वो आ गई है। और जैसे ही उसने कहा, पुराने रैक के पीछे से एक लड़की की हल्की सी आकृति निकलने लगी। पहले सिर्फ लंबा दुपट्टा दिखा, फिर बाल, फिर उसका झुका हुआ चेहरा, जैसे रो रो कर सूज गया हो। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे, मानो हवा में तैर रही हो। उसके आने के साथ टेबल की किताबें खुद ब खुद गिरने लगीं। अंजलि की आवाज फटी हुई, टूटी हुई थी। क्यों आए हो? भाग जाओ, वो यहां है। राघव ने हिम्मत जुटाकर कहा, अंजलि, हम सच्चाई जानने आए हैं। अंजलि की आकृति अचानक वहीं रुक गई। उसके चेहरे पर गहरे काले आंसू बह रहे थे। फिर उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाकर लाइब्रेरी की सबसे आखिरी दीवार की तरफ इशारा किया। उसे खोजो, वो वहीं छिपा है। और अगला ही पल अंजलि की आकृति चिल्लाते हुए गायब हो गई। ऐसी चीख कि पूरा कमरा हिल गया। आरव और अंश डर के मारे गिर पड़े। टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ उनकी धड़कनें थीं। जब होश काबू में आया, राघव ने वह दीवार टटोली जहां अंजलि ने इशारा किया था। उसे एक पुराना जंग लगा स्विच मिला। उसने उसे दबाया। दीवार के पीछे से कोई भारी चीज खुलने की आवाज आई। कर्र, कटक। दीवार अलग हो गई। पीछे एक छोटा अंधेरा कमरा था। उस कमरे के दरवाजे पर लिखा था B06 रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन। अंश बोला, ये तो कॉलेज मैप में है ही नहीं। राघव ने बताया, ये वही जगह है जहां प्रोफेसर राघवेंद्र पढ़ाई के नाम पर स्टूडेंट्स को बुलाते थे। उन्हीं पर शक था अंजलि के मामले में। आरव की रीढ़ में ठंड उतर गई। तीनों अंदर गए। कमरे में एक पुराना टेप रिकॉर्डर पड़ा था। उसके पास एक नोट, एविडेंस नॉट टू बी ओपन्ड। राघव ने बिना सोचे टेप चलाया। कुछ सेकंड शोर, फिर एक लड़की की रोती हुई आवाज, सर कृपया मुझे जाने दीजिए,
मैंने कुछ नहीं किया। आप मुझे यहां क्यों बंद कर रहे हैं? तीनों सन्न रह गए। अगली आवाज एक आदमी की थी, धीमी, भारी, खतरनाक। अंजलि, तुमने जो देखा है उसके बाद तुम बाहर नहीं जा सकती। कोई भी तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करेगा, और अगर तुमने कोशिश की तो तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। टेप में अंजलि की चीखें आने लगीं। फिर अचानक सब कुछ शांत। फिर, बंद मत करो, मुझे मत छुओ। नहीं। और टेप खत्म। कमरा बिल्कुल शांत। राघव की आंखें भर आईं। अंश का चेहरा पीला पड़ गया और आरव के कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, वो मुझे मार देगा। अचानक 2006 का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ठाक आग! आरव चिल्लाया। ये क्या? दीवार पर किसी की परछाई उभरने लगी, लंबी, तिरछी, काली, मानो इंसान जैसी नहीं, कुछ और। परछाई हिल रही थी, धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। फिर उसने कुछ कहा, गहरी राक्षसी आवाज में, यहां कोई सच नहीं बोलेगा। ये जगह मेरी है। तुम तीनों वापस नहीं जाओगे। टेप रिकॉर्डर खुद ब खुद हवा में उठा और तेजी से दीवार पर जा लगा। धड़ाम! कमरे में किताबें खुद उड़ने लगी, टेबल हिलने लगे, हवा ठंडी होकर बर्फ जैसी हो गई। अंश चिल्लाया, ये इंसान नहीं है, ये प्रोफेसर की आत्मा नहीं, कुछ और है ही। राघव चीखा, भागो अभी! तीनों कमरे से बाहर भागे। परछाई उनके पीछे पीछे दीवारों पर दौड़ रही थी, कभी लंबी होकर, कभी छोटी, कभी दो हिस्सों में बंटकर आगे निकल जाती। लाइब्रेरी के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। फर्श पर खून जैसी काली परत बहने लगी। टॉर्च की रोशनी झिलमिलाने लगी। एक एक कर रैक गिर रहे थे। राघव ने अंतिम दरवाजा धक्का मारा, पर किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जोर से वापस फेंक दिया। उनके पीछे वही लड़की की आवाज आई, लेकिन इस बार डरावनी, टूटी हुई। मत जाओ, वो तुम्हें मार देगा। अंजलि की परछाई कुछ सेकंड के लिए दिखी, पर उसके पीछे वही काली आकृति खड़ी थी। वो अचानक अंजलि को अपनी ओर खींचने लगा। अंजलि चीखी, मदद करो! आरव डर के मारे जम गया। अंश कांप रहा था। राघव उसकी ओर दौड़ा, अंजलि रुको! लेकिन अगले ही पल काली आकृति अंजलि को दीवार में खींचते हुए गायब हो गई और लाइब्रेरी में फिर सन्नाटा। 2006 की आखिरी रात, और वह जिसने सब कुछ बदल दिया। लाइब्रेरी फिर से शांत थी, इतनी शांत कि तीनों लड़कों की सांसें भी जोर से सुनाई दे रही थीं। अंजलि की चीख के बाद जिस तरह वह दीवार में समा गई थी, उस दृश्य ने राघव, अंश और आरव की रूह जमा दी। आरव फुसफुसाया, अब क्या करें? वो हमें नहीं छोड़ेगा। अंश दीवार का सहारा लेकर बैठ गया। उसके चेहरे पर पसीना ही नहीं, मौत का डर था। लेकिन राघव बेहद शांत। उसकी आंखों में घबराहट नहीं, गुस्सा था। उसने अंजलि को मारा और अब हमें खत्म करना चाहता है। उसने दांत भींचे। आज फैसला होगा, राघव ने कहा। जो कुछ भी हुआ उसकी जड़ भी शून्य छाए है। अंजलि की आत्मा भी वहीं सबसे ज्यादा प्रकट हो रही थी। अंश ने कांपते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो, वो कमरा मौत है। हम अगर अंदर गए जिंदा बाहर नहीं आएंगे। लेकिन राघव ने धीरे से कहा, हम अभी बाहर नहीं जा सकते। पूरी लाइब्रेरी लॉक है, लाइटें बंद होती जा रही हैं और वो परछाई पास आ रही है। सच यही था, हर सेकंड परछाई दीवारों में हिलती फिसलती उनके करीब आ रही थी। कोई विकल्प नहीं था। तीनों फिर उस कमरे की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, हवा और ठंडी होती जा रही थी। रैक खुद ब खुद हिलने लगे थे। टॉर्च की रोशनी बार बार बुझ रही थी। दरवाजे के पास पहुंचते ही अंदर से वही धीमी, भारी, दोगुनी आवाज आई, तुम्हें चेतावनी दी थी, अब तुम सब मेरे हो। आरव का दिल बैठ गया। अश ने दरवाजा पकड़कर कहा, शायद अभी भी वापस। दरवाजा अचानक अपने आप पूरी ताकत से खुल गया। धड़ाम! मानो अंदर मौजूद कोई उन्हें खींचकर बुला रहा हो। कमरा पूरी तरह अंधेरा, सिर्फ बीच में एक लकड़ी की मेज जिस पर मोमबत्तियां अपने आप जल उठी, और वहां पड़ा था एक पुराना मोटा रजिस्टर। प्रोफेसर राघवेंद्र, एक्सपेरिमेंट्स लॉग। राघव ने कांपते हाथों से रजिस्टर खोला। अंश और आरव उसके दोनों तरफ खड़े थे। पन्ने पलटते ही सच्चाई सामने आने लगी। प्रोजेक्ट शैडो कॉन्शियसनेस। गोल, मानव की छाया को शरीर से अलग कर अमर ऊर्जा बनाना।
सब्जेक्ट स्टूडेंट्स, फीमेल प्रेफर्ड। रीजन कमजोर इमोशनल माइंड। शैडो को अलग करना आसान होता है। आरव चिल्ला पड़ा, ये पागल था, ये जादू टोना कर रहा था। अंश बोला, इसने अंजलि को एक एक्सपेरिमेंट बना दिया। राघव ने गुस्से से आखिरी पन्ना फाड़कर पढ़ा। सब्जेक्ट अंजलि, शी सॉ एवरीथिंग। I tried to silence her, but during the ritual, something went wrong. Her soul separated, but I lost control. The shadow consumed me. Now, I am not me, and she never left. तीनों के शरीर में सनसनी दौड़ गई। अंजलि की आत्मा मरी नहीं थी, वह फंसी थी, और प्रोफेसर की आत्मा भी नहीं, उसकी छाया जिंदा थी। अचानक कमरे की मोमबत्तियां बुझ गईं, टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज, पकड़ लिया। काली परछाई दीवार से निकलकर रूप लेने लगी, लंबी, असंभव रूप से टेढ़ी, बिना चेहरे की, लेकिन आंखों की जगह दो लाल धब्बे। अंश चीखा, यह इंसान नहीं बचा, यह दानव है। परछाई हवा में उठकर दीवारों पर घूमने लगी। धड़ाम धड़ाम, किताबें गिर रही थीं, शेल्फ टूट रहे थे, कमरा भूकंप जैसा हिल रहा था। फिर परछाई तेजी से उछली और आरव पर टूट पड़ी। आरव दीवार से जा टकराया, उसका गला दबने लगा। अंश उसे उठाने दौड़ा, पर परछाई ने उसे भी हवा में फेंक दिया। राघव गरज कर बोला, बस। उसने रजिस्टर उठाकर टॉर्च की बैटरी निकालकर मोमबत्ती की बची हुई आग से उसे जला दिया। धुआं भरने लगा। परछाई पागलों की तरह चिल्लाई, नहीं, ये मत जलाओ, मेरी शक्ति, मेरा बंधन, नहीं नहीं। एक भयंकर चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। अचानक अंजलि की आत्मा फिर प्रकट हुई, इस बार साफ, उजली। उसने राघव की ओर देखा, धन्यवाद। फिर उसने अपना हाथ उठाया और काली परछाई को पकड़ लिया। परछाई तड़पने लगी, मरोड़ने लगी, धीमे धीमे सिकुड़ कर गायब होने लगी। अंजलि बोली, अब ये कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर वह मुस्कुराई और हवा में बिखर गई, एक शांत रोशनी में। सालों बाद पहली बार B06 में शांति हुई। कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। पूरी लाइब्रेरी की खिड़कियां भी अपने आप खुल गईं। हवा सामान्य हो गई, परछाइयां गायब, घुटन खत्म। तीनों बाहर निकले। राघव की आंखों में आंसू थे। अंश और आरव थककर जमीन पर बैठ गए। सब खत्म हो चुका था। सुबह पुलिस आई, तीनों ने सच्चाई बताई, रजिस्टर के बचे हुए पन्ने दिखाए। लाइब्रेरी में कई पुरानी लड़कियों की चीजें मिली। कॉलेज ने आधिकारिक रूप से B06 हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन छाया का कोई निशान नहीं मिला। अंजलि की आत्मा भी कभी नहीं दिखी। एक हफ्ते बाद राघव को हॉस्टल के नीचे एक पुराना लिफाफा मिला। उस पर लिखा था, मुझे आजाद करने के लिए धन्यवाद। अंजलि की लिखावट थी, पर नीचे एक और लाइन थी, लेकिन वह पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। वह किसी नए शरीर की तलाश में है। लिफाफा गिरते ही हॉस्टल की लाइटें टिमटिमाईं। कॉरिडोर में एक लंबी काली परछाई दिखाई दी, जो कुछ सेकंड बाद गायब हो गई। फैजाबाद कॉलेज के हॉस्टल में आज भी रात के 3 बजे किसी के चलने की आवाज आती है, खट खट खट, और कहा जाता है अब वो परछाई किसी और की तलाश में है। दोस्तों, अगर आप ये कहानी सुनते सुनते अपनी स्क्रीन के पीछे कोई परछाई देखते रह गए हों, तो घबराइए मत। ये सिर्फ कहानी थी, या शायद नहीं। अगर आपको ये डरावना सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि अगली बार जब हम अंधेरों की दुनिया में उतरें तो आप भी हमारे साथ हों। मैं हूं आपका दोस्त रोशन, और मेरे चैनल रोशन हॉरर स्टोरी को सपोर्ट करें, और हम मिलेंगे अगली हॉरर नाइट में। तब तक अपनी खिड़कियां बंद रखें और अपनी परछाई से सावधान।